हे नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ वर्मा आपका हमारे YouTube चैनल इस अल्फा स्टडी 2.0 में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैथ और मैथ में डे बाय डे आपको पढ़ाते रहूंगा। और हम लोग यहाँ पे मैथ वनडे एग्जाम के लिए वनडे एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। खास करके यूपी आने वाली वैकेंसी है, यूपीपी, लेखपाल और उत्तर प्रदेश स्टेट भी इसमें देख लेंगे। और यहाँ पे हम लोग चैप्टर को जो पढ़ेंगे उसको मैंने खुद से डिजाइन किया हुआ, किस तरह पढ़ाऊंगा, किस तरह मैं कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाऊंगा, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ाऊंगा, उसको मैं डे बाय डे मान लो पढ़ाता हूँ, डालता रहूंगा। वो यहाँ पे देखते रहेंगे। हम लोग सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। जैसा कि मैंने ऊपर लिख रखा है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या होती क्या है, हम लोग जैसा कि छोटी क्लास में पढ़ते थे, नंबर पता है हमको कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 so on so, इन्हीं को हम लोग संख्याएं कहते हैं। संख्याएं दो होती हैं। एक को हम लोग पहला इमेजिनरी नंबर जानते हैं जिसे काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं, और दूसरा रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। यहाँ पे हमें इमेजिनरी नंबर पढ़ना नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है नहीं। हमको जो पढ़ना है वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं पढ़नी है। रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। अब रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर यहाँ पे देखेंगे होता क्या है। रियल नंबर, रियल नंबर जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। इसमें क्या क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन देख लेंगे। वास्तविक संख्या में सबसे पहला जो होता है ना, वो हमारा रैशनल नंबर है। क्या? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। दूसरा वाला होता है इरेशनल, इरेशनल नंबर। दूसरा वाला इरेशनल, पहला रैशनल नंबर होता है, इसका दूसरा इरेशनल। थर्ड होता है इंटीजर, इंटीजर। और इंटीजर के बाद फिर चौथा हमारा होता है डेसिमल, डेसिमल। इनको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भैया, पहले को परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, संख्या। अपरिमेय संख्या के बाद इसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक, पूर्णांक। और इसको बोलते हैं दशमलव, दशमलव। हम लोग यहाँ पे देखा, इसको हमने क्लासिफाई किया, जिन 4 पार्टों में मैंने इसको डिवाइड किया। पहला है रैशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल, तीसरा है इंटीजर और चौथा है डेसिमल। यहाँ पे जो है हम लोग अब देखेंगे परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या क्या होती है इसको देखने की कोशिश करेंगे। परिमेय संख्या जो होता है, जिस संख्या को हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकें, P/Q फॉर्म में लिख सकें, और इसका कंडीशन होता है वेयर जहां P एंड Q आर इंटीजर। जहां पे P और Q इंटीजर मतलब पूर्णांक हो, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको हम P/Q फॉर्म में तो लिख सकें, और जहां पे P एंड Q आर इंटीजर, इंटीजर हो, P और Q इंटीजर हो, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर ना हो, तो वहां पे हम लोग इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसा कि हमने देखा, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 ले लें, और मैं आप लोगों से पूछूं कि 2 परिमेय संख्या की एक अपरिमेय संख्या, तो आप लोग को पता है कि मैंने बताया जिस संख्या को हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकें, 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको P लिखेंगे, इसको हम लोग Q लिख लेंगे, P लिखेंगे, ये Q लिखेंगे। अब देख रहे हैं P जो है एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है। अभी मैं आपको बताऊंगा इंटीजर होता क्या है, तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा इंटीजर पूर्णांक होता क्या है। और Q 0 के बराबर भी नहीं है। P और Q देखो एक इंटीजर भी है, और Q 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये एक
आपका परिमेय संख्या है। फिर हम लोग आप लोगों को बोले कि क्या 15 ऐसे लिख लेते हैं, 15/10 लिख लें। इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 5/3/2 लिख सकते थे। ये भी एक परिमेय संख्या इस तरह से होगा। अगर हम लोग यहाँ पे 25/7 लिखते, फिर भी ये एक परिमेय संख्या होता। और यहाँ पे जाके फिर हमें पढ़ना था अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, इस तरह से हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या जब हमको पता होगा, इसका अपोजिट अपरिमेय संख्या, मतलब जिसको हम P/Q फॉर्म में ना लिख सके वो अपरिमेय संख्या होगा। जिसको हम P/Q फॉर्म में ना लिख सके वह एक अपरिमेय संख्या होगा। इसको पास करके आप लोग नोट्स में बता सकते हैं। देखेंगे अपरिमेय संख्या। अब देखेंगे जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख ना सकें उसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो हमको देखने को मिलता है वो पाई मिलता है। पाई में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है और ये क्वेश्चन बहुत ही टाइम पूछा जा चुका है। यूपी टेट, यूपी और सी टेट के एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन है कि आपका पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय। 22/7 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जबकि हमें वैल्यू पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है। ये जो होता है इसका वैल्यू जो होता है वो 3.14 और 16 होता, ऐसे होता है, अभी तक निकल नहीं पाया। तो अगर ये होता है तो हम देख रहे हैं ना ही इसको रिपीट किया जा रहा है, ना ही इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लोग ऐसा ना सोचे कि इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं 1 4 1 6 अपन फिर 1 1 2 3 और 4, नहीं, इसका तो वैल्यू भी निकल ही नहीं पाया, तो ये नहीं हम लिख सकते। हम लोग इसको एक अपरिमेय संख्या ही बोलेंगे तब, क्योंकि इसको हम P/Q फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा। पाई को हम P/Q फॉर्म में जब लिख नहीं पाएंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या ये अपरिमेय संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ये एक अपरिमेय संख्या होगा। और ये जो 22/7 है ये क्या होगा? ये एग्जैक्टली मान इसका नहीं होता है पाई का। 22/7 पाई का एग्जैक्टली मान नहीं होता है। इसका तो लगभग में 22/7 आता है, या तो इसको इस तरह लिखा जाता है, लेकिन ये 22/7 एग्जैक्टली नहीं आता। अगर आपको ऐसे 22/7 एग्जाम में मिल जाए क्या है परिमेय है अपरिमेय, तो आप लोग बिल्कुल इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। आप लोग इसको बिल्कुल परिमेय संख्या बोलेंगे। जबकि यहाँ पे पाई का पूछे पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से अगर अंदर रूट आ जाए, अंदर रूट 5 पूछे और पूछ ले कि ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो आप लोग इसको बोलेंगे एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि हमने बताया है P/Q के फॉर्म में तो हम अंदर रूट 5 को तो लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी। वो कंडीशन था कि P एंड Q आर इंटीजर, P और Q एक इंटीजर हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 तो है, लेकिन क्या ये इंटीजर है? ये पूर्णांक है? आप लोग बोलेंगे नहीं, ये पूर्णांक नहीं है। क्योंकि इंटीजर क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। इंटीजर जो होता है वो -इन्फिनिटी से लेकर के -3 -2 -1 0 1 2 3 so प्लस इन्फिनिटी तक होता है। इसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, मतलब एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक होता है जिसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब -5 करीब इस वो भी रूट का है, तो लगभग 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। जब हम लोग ग्राफ में देखेंगे तो वो 2 और 3 के बीच में लगभग लाई करेगा। तो यहाँ कहीं वो लाई करता है कि इसको हम बताएंगे, लेकिन अभी के लिए छोड़ो। अभी के लिए सिर्फ यही हमको पढ़ना है कहाँ पे ये लाई करेगा। तो रूट 5 यहाँ पे करेगा, तो ये तो
यहाँ पे p अपन क्यू फॉर्म में लिख लिया, लेकिन यहाँ पे p हमने बोला कि ये p और q तो एक इंटीजर हो गया, लेकिन p एक इंटीजर नहीं है, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। मतलब जहाँ जिस संख्या पे रूट लग जाए, और रूट लगने का मतलब ये नहीं है ऐसे लिख दिया आपको रूट 16 लिख दे फिर बोले कि ऐसा है ये परिमेय कि अपरिमेय। रूट 16 को हमें पता है ये 4 होता है, अब 4/1 इसको हम लिख सकते हैं, ये एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे जो परफेक्ट नंबर होगा ना वही हमको लेना है। जैसे 5 क्या है, नंबर है और इसका कुछ रूट नहीं निकाल सकते, तो हमें पता है जिस मतलब एक शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि अगर हम रूट 5 को या किसी भी संख्या पर रूट डालते हैं, किसी भी संख्या पर रूट डालते हैं, तो वो जो होती है अपरिमेय हो जाती है संख्या, वो अपरिमेय होती है, परिमेय नहीं होती है। तो अभी का हमने इतना देख लिया, आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर। आगे का टॉपिक हमारा है इंटीजर, तीसरा। ये दो टॉपिक हमारे खत्म हो चुके हैं, एक रैशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। इनको हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा था, आज मैंने यहाँ पे भी पढ़ाया। उम्मीद है आपको समझ में ये बात आई होगी। और आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर। अब इस इंटीजर को ऊपर लिखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर, जिसको बोलेंगे पूर्णांक, जिसको बोलेंगे पूर्णांक। क्या पूर्णांक? ये इंटीजर को भी हम लोग, इंटीजर हम जानते हैं इंटीजर होता है -इन्फिनिटी से लेकर के, ये मान लेते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 4 प्लस, इसको हम लोग जानते हैं ये होता है इंटीजर। क्या ये होता है इंटीजर। इसको भी हम क्लासीफाई कर सकते थे, इंटीजर को भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, इसको 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला जो होगा वो होगा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पहला पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसको हम लोग 0 को बोल सकते हैं जीरो इंटीजर, इसको लिखते हैं हम लोग जीरो इंटीजर। ये भी इंटीजर होता है जीरो भी, और ये पूछा भी जाता है जीरो इंटीजर है कि नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। इसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, इसको हम लोग लिख सकते हैं निगेटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर में हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 सो इंफिनिटी तक है, कितने तक? इंफिनिटी तक है। इसके बाद फिर हम लोग जीरो इंटीजर में 0 देख रहे हैं, और निगेटिव इंटीजर में -4 -3 -2 -1, और ये था इधर इंफिनिटी तक, वो भी माइनस के, कहाँ तक? माइनस के। ये था हमारा निगेटिव इंटीजर में। निगेटिव इंटीजर में हमने इंटीजर देख लिया, इंटीजर कहते किसे हैं ये भी देख लिया। अब इस इंटीजर में भी आगे की संख्याएं जो है पॉजिटिव इंटीजर में, इसको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग देख सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर में आता क्या क्या है, ये देख लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर जो होता है उसमें थोड़ा पानी, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के बारे में देखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर में हम लोग देख लेंगे नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर,
इवन नंबर, ऑड नंबर। अब ये होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और अगला फिर होता है कंपोजिट नंबर। इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या, सम संख्या। इसको हम लोग बोलेंगे विषम संख्या, विषम संख्या। और इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर को बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होती है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है, प्राकृतिक का मतलब होता है जो हमें नेचर ने दिया उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे, जो हमको नेचर ने प्रदान किया उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे। यहाँ पे नेचुरल नंबर को देखेंगे कि हम जब मान लो जब डेवलप हो रहे होंगे मनुष्य रूप में, तो हमें पता तो रहा नहीं होगा कि क्या होता है, नंबर्स के बारे में इतना नहीं, लेकिन फिर भी हमें पहाड़ वहाड़ जो दिखे होंगे वो 1 2 3 ऐसे करके दिखे होंगे, ऐसा हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1, इसको लिख देंगे 2, इसको लिखेंगे 3, इसको लिखेंगे 4, और ये होता है नेचुरल, सो एंड सो लिख देते हैं। इसको बोलेंगे हम लोग नेचुरल नंबर। सम संख्या का मतलब होता है, सम संख्या का मतलब होता है जो संख्या 2 से डिवाइड हो, जो संख्या 2 से विभाजित हो, विभाजित हो, जो संख्या 2 से विभाजित हो उसको हम लोग बोलेंगे इवन नंबर। और जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसको बोलते हैं विषम संख्या। 2 से विभाजित होने का मतलब संख्या 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे करके हम बोलते हैं। और जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, ये सब जो संख्या होती है वो 2 से विभाजित नहीं होती, विषम संख्या आती है। आगे फिर हम लोग देखेंगे आगे का जो है उसे बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। आगे का जो है उसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या, जिसको बोलेंगे प्राइम नंबर। और इसका बड़ा ही रोल है आगे, इस संख्या का बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है पूरे नंबर सिस्टम में। इसको बोलेंगे हम लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब जो किसी से विभाजित ना हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ एक और खुद से विभाजित हो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या मतलब जो एक और खुद से ही विभाजित हो उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे कि 1 लिख लेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 9 नहीं होगा 11 होगा, 13 होगा, 15 नहीं होगा 17 होगा, 19 होगा, 21 नहीं होगा 23 होगा, ऐसे करके अभाज्य संख्या और भी। इसको बोलेंगे हम लोग अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। इसका यूज हम लोग जब पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बाद हम लोग पढ़ेंगे मतलब रिमाइंडर थ्योरम, तो वहां पे ये इसी पे रिमाइंडर थ्योरम पूछा भी जाता बहुत ज्यादा। तो इसका यूज हमें रहना चाहिए, पता रहना चाहिए अभाज्य संख्या क्या क्या है। अभाज्य संख्या में भी है जैसे एक को
को प्राइम नंबर है, एक रिलेटिव को मतलब रिलेटिव को प्राइम नंबर है, और एक तो हम लोग इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे नहीं, बस इतना ही हमको जानना है भाज्य संख्या क्या होती है। इसके बाद हमको को प्राइम नंबर के बारे में जानना है। को प्राइम नंबर को एग्जाम में पूछा जाता है। को प्राइम नंबर, को प्राइम मतलब को मतलब जो आपके जैसे बोला जाता है को एजुकेशन, मतलब जो साथ में रहता है, साथ में मतलब सहभाज्य संख्या, को प्राइम, को प्राइम नंबर जिसे बोलते हैं सहभाज्य, सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या होती क्या है? जिस संख्या, सहअभाज्य संख्या मतलब जिस, ये कम से मतलब दो संख्याओं का एक सेट होता है, एक सेट होगा, वो दो संख्या होंगे, और वो जो दो संख्या होंगे उनका एचसीएफ जो होता है वो एक होता है। और जो दो संख्या होंगी उनका एचसीएफ जो होगा वो एक होगा। जैसे हमने दो संख्या ले लिया, कुछ भी दो संख्याएं ले लेते हैं, मान लेते 5 और 7 ले लिया हमने, ये अब ये दो संख्याओं का एक सेट हो गया, और इसका एचसीएफ हम देख रहे हैं, इसका एचसीएफ क्या है? एक है। इसका एचसीएफ जो है एक है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो है एक है। अब यहाँ पे हम लोग ले सकते 7 और 11 ले सकते थे, इसका भी एचसीएफ हम देख रहे हैं, एचसीएफ जो देख रहे हैं वो एक है। इसी को हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर। और इसका भी यूज है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी तो हम नंबर्स के बारे में जान रहे हैं, नंबर होते क्या क्या है और उसके बारे में एक आइडिया हमको मिल जाए। फिर हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चंस कैसे उठाया जाता है एग्जाम में, इसको देखेंगे। अभी का तो इतना ही हमको जानना है कि को प्राइम नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर क्या है? जो एक और खुद से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर है, और इसी का एक पार्ट है को प्राइम नंबर। इसके 3 पार्ट है, इसमें से एक पार्ट है को प्राइम नंबर। और ये को प्राइम नंबर को हम लोग हिंदी में सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। सहअभाज्य संख्या, और सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको मतलब एक सेट में लिखा जाए और दो नंबर हो और उसका एचसीएफ जो है एक हो, ये कंडीशन होता है। एचसीएफ जो है एक होना चाहिए, ये कंडीशन होता है इसका। यही होता है सहअभाज्य संख्या। इस संख्या को पढ़ने के बाद अभी एक संख्या और रह गई है जिसको हम लोग बोलेंगे, उसको हमें शुरुआत में पढ़ लेना था, लेकिन अभी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब देखेंगे यहाँ पे एक संख्या जो रह गई उसको बोलेंगे हम लोग होल नंबर। कौन सा रह गया है? संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, इसको बोलेंगे हम लोग होल नंबर, होल नंबर। संपूर्ण संख्याएं जो होती है होल नंबर। संपूर्ण संख्या मतलब जो पूरी की पूरी संख्या हो। नेचुरल नंबर एक होता है, 1 2 3 4 5 सो ऑन। ये हमें नेचुरल नंबर पता था, ये नेचुरल नंबर था, लेकिन हम यहीं पे 0 जोड़ दें और तो ये हो गया हमारा होल नंबर। 0 को लेकर होल नंबर। 0 की खोज जो है हम आर्यभट्ट ने की थी, ये पता है हमको, इसकी खोज की थी आर्यभट्ट ने। इसने आर्यभट्ट ने 0 की खोज की थी, और 0 को ऐड करने के बाद हमें संपूर्ण संख्या मिल जाती है, एक नंबर का सीरीज जो कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए इसको हम होल नंबर बोलते हैं। और होल नंबर 0 से लेकर होता है, और नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 2 3 ये होते हैं नेचुरल नंबर। तो हमने नंबर्स के बारे में पढ़ लिया, नंबर्स होते क्या क्या है इसके क्लासीफाई करके भी बता दिया मैंने। अभी एक चीज बची है आपको, डेसिमल। डेसिमल का क्लासिफिकेशन, दशमलव क्या होता है ये पढ़ना है। इंटीजर तक उस पार्ट में हमने पढ़ लिया। आप पीछे जाएंगे, अगर आप नोट बना रहे होंगे तो आपको पीछे पता होगा, जाएंगे और आप डेसिमल को देखेंगे। चौथा पार्ट था उसका डेसिमल। चौथा पार्ट इसका डेसिमल था। डेसिमल
अगला पार्ट हमारा था डेसिमल। डेसिमल जिसको हम लोग बोलेंगे दशमलव। ये क्या होता है डेसिमल, दशमलव क्या होता है ये देखेंगे। डेसिमल पता है हमको, जो 0.7 हम ऐसे लिख लें, बोलेंगे ये हमारी दशमलव में लिखी गई है, पॉइंट लगा लिया, ये 10। 7.03 लिख लें, 3 लिख लें, 3 लिख लें, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। 7.5454 ऐसे लिखें, इसको दशमलव में कहते हैं, इनके पार्ट होते हैं वही हमको देखना है। होता क्या है ये दशमलव में, इसको हम लोग डिवाइड जब करते हैं तो एक होता है टर्मिनेटिंग, डेसिमल, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, और तीसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बोलते हैं इसको, ये रिपीट होता है, रिपीटिंग डेसिमल। ये रिपीट होता है, जैसे हम लिख लें 0.333, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3, और जब बार बार आए तो इसको बार लिखते हैं, 3 बार। और इसको भी हम लोग ऐसा लिख सकते थे आगे, एक जिस संख्या पे बार लगा होता है उस संख्या को लिखते हैं, और जिस पे बार नहीं होता है उस संख्या को उसमें से घटाते हैं, और एक टाइम ये अपन 9 लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते थे 3/9, ये संख्या, ये लिख सकते हैं। मतलब ये संख्या को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 0.3 बार। ये देख रहे हैं हम रिपीट हो रहा है, इसलिए रिपीटिंग डेसिमल इसको बोलते हैं। नॉन रिपीटिंग में देखेंगे कि जैसे हमने लिख लिया 0.45667 ऐसे लिखा और रिपीट ही नहीं हो रहा, फिर हमको मिलेगा ही नहीं, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल में देखेंगे कि हमने जैसे लिख लिया 0.54546, फिर आगे फिर हमने कहा आगे कुछ नहीं, यहीं पे हमने समाप्त कर दिया। इसमें तो हमने समान पता ऐसे लिखता ही चलेगा, इसलिए कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने यहीं पे बोला कि इसका क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 546/1000। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल इसीलिए बोलते हैं कि इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए, इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर लिए, इसको डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको बोलेंगे रिपीटिंग। यहाँ पे रिपीट हो रहा था, यहाँ पे ये रिपीट हो रहा था, रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। आगे का यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब दशमलव तक ये नंबर्स के बारे में हमारा कंप्लीट हो गया। दशमलव खत्म किए, यहाँ तक हमने नंबर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी ले ली है। अब इसमें कुछ है नहीं, अब इसमें के क्वेश्चंस जो बनते हैं उसको मैं कराऊंगा, और क्वेश्चंस होंगे कैसे उसको हम लोग देखेंगे। इसके क्वेश्चंस वैसे कुछ ज़्यादा होते नहीं है, इसी में से क्वेश्चंस बनते हैं वो, लेकिन मैं आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि आगे जो हमें पढ़ना है वो जब हम लोग अलजेब्रा के टॉपिक में जाएंगे उससे पहले ही पढ़ना है, तो यहाँ पे ये मैं डिस्कस कर लूँगा। और फिर नंबर्स के बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, उसमें तो सीधा यही पूछता है पाई प्रमेय है या प्रमेय है, या ये प्रमेय है √5 की या प्रमेय है, ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। और कुछ आगे तो दोस्तों आगे हम लोग एक नई टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है विभाज्यता का नियम। उस टॉपिक का नाम नंबर सिस्टम में ही वो है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इतना प्यारा है ना ये टॉपिक कि इससे क्वेश्चन बहुत प्यार से पूछे जाते हैं, बहुत ही प्यारा कुछ है। ये विभाज्यता के नियम हम लोग पढ़ेंगे। विभाज्यता के नियम में जैसे हम लोग
देखेंगे पहले, ये नई टॉपिक है, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डिविजिबिलिटी रूल। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ये बहुत ही प्यारे रूल्स हैं, इनको याद होना भी जरूरी होता है, क्योंकि हमें पता है कि बड़े बड़े नंबर्स जो होते हैं तो हमें एक आइडिया रहता है, जब हमें ये पता होता है कि हाँ ये किससे डिवाइड होंगे। और इससे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन से कई तरह के पूछे जाते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल से बताओ कि ऐसे कुछ नंबर से लिख देगा, जैसे 7 6 5 x y, नहीं मान लो x, फिर लिखेगा 8 9, और ये बोलेगा कि इसको बताओ ये अगर 11 से डिवाइड है तो x की वैल्यू हमको बता दो। तो आपको ये पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, क्योंकि हम 11 से जब डिवाइड करेंगे, दो डेसिमल है, लास्ट के 3 अंक तक मान लो भाग दे लेते हैं, इसके बाद हमें पता नहीं चल पाता है कि x की वैल्यू क्या होती है, और बहुत मेहनत करने के बाद मुझे पता लगेगा। ये रूल्स हो गए, हम सेकेंडों में इसको सॉल्व कर देंगे, ज़्यादा सेकेंडों में इसको सॉल्व करेंगे। तो ये रूल्स हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, ऐसे इसको गुणोत्तर श्रेणी में 2 के जो होते हैं, दो के जो मल्टीपल होते हैं उनका हम लोग एक गुणोत्तर श्रेणी में जितने भी हैं, जैसे 2 का पढ़ लिए, 4, फिर 8 आता है, फिर 16 आएगा, 32 आएगा, ऐसे जाता रहेगा, ऐसे बढ़ेगा। 2 को हम लोग लिख सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल के लिए बता रहा हूँ, 2 को हम लोग लिख सकते हैं, मान लो 2 की पावर 1, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये कहीं दिया नहीं है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं आपको समझा सकूं कि ये इसका मतलब क्या है। और 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 4, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। अब 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है ये जान लेते हैं। कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट 1 डिजिट, अंतिम जो होती है एक संख्या, वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए। अंतिम एक संख्या वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए। इसको हम लोग लिखेंगे लास्ट 1 डिजिट डिवाइड बाई लास्ट 1 डिजिट डिवाइड बाई 2। लास्ट 1 डिजिट डिवाइड बाई 2, अंतिम की एक संख्या 2 से डिवाइड होनी चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं 2 की डिविजिबिलिटी रूल। कैसे देख लेते हैं, मान लेते हैं हमने लिखा 122, ऐसे लिख लिया, 122 लिखा, और हमने पूछ लिया आपसे कि ये 2 से डिवाइड है कि नहीं। कितनी भी बड़ी नंबर क्यों ना हो, कुछ भी होता है ऐसे और कुछ होता, मान लो लास्ट में 8 होता, तो यही लास्ट डिजिट हम लोग उठाते और इसी को चेक कर लेते, 2 से डिवाइड है, और 2 से डिवाइड करते, और 2 चौका 8, मतलब पूरा का पूरा ये डिवाइड है, मतलब ये 2 से डिवाइड है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल में 2 के आ जाएगा, जितना भी बड़ा नंबर था पूरा का पूरा ये आता। फिर हमने देखना है कि यहाँ पे इसी तरह से 2 की पावर 2, लास्ट 1 डिजिट, ये 1 डिजिट इसी के लिए पावर लिखा ना, तो इसी से जान लो 1 डिजिट, और यहाँ पे 2 लिखा ना, तो लास्ट 2 डिजिट, यहाँ पे 2 पावर लिखा है तो लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4। अब किससे होना चाहिए, 4 से। लास्ट 2 डिजिट जो होता है वो डिवाइड होना चाहिए 4 से। जैसे हमने लिख लिया कि हम मान लेते हैं 320 लिखते, मान लेते हैं 320 लिखते, और आपसे पूछते कि ये 4 से डिवाइड है कि नहीं, तो आपको क्या करना था, लास्ट ये 2 डिजिट उठाते, ऐसे 20 लिखते और 4 से डिवाइड कर देते, और देखते ये 5 टाइम जाएगा और पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो ये जो है 4 से डिवाइड होता। अगर मैं ऐसे लिख देता, मान लो 6022 25
6 लिखता और पूछता बोलो भैया ये जो है 4 से डिवाइड है कि नहीं। तो आप कैसे चेक करते, नंबर बढ़ाओगे, लास्ट के 2 नंबर ऐसे उठाते 56 और 4 से डिवाइड करते, देखते कैंसिल हो रहा है, 14 चौका 56, 14 बाहर जाएगा और ये इसका डिविजिबिलिटी रूल में आ गया, ये फॉलो कर रहा है। मतलब ये लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4, इसको हमें जानना है। अब आगे का जो था, आगे का जो है वो है कि 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाई 8, तो वो 8 से डिवाइड होता है। जैसे मान लेते हैं 324 हमने ऐसे लिख लिया और पूछूं 8 से डिवाइड है क्या, तो आप ऐसे तीनों डिजिट उठाते और 8 से डिवाइड करते, 8 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 4 रिमाइंडर आ जा रहा है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। ऐसे मान लेते 5 2 5 6 8 6 लेते और यहाँ पे हम 8 से इसको डिवाइड करते और ये 3 डिजिट लास्ट के लेता, हम 3 डिजिट हम इसके लेते लास्ट के और देखते 686 जो है वो 8 से डिवाइड हो रहा है क्या। 8 28 64 4 6 नहीं होगा, नहीं होगा। 48 यहाँ पे अगर 8 होता और फिर करते 8 9 64 4 होता, फिर 8 6 48 86 टाइम जाता तो पूरा डिवाइड हो जाता, ये वाला डिवाइड होता। अगर यहाँ पे हम 8 लेते तो पूरा ये डिवाइड हो जाता। हमने जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल में भी अब पढ़ लिया, 8 तक हमने पढ़ा। यहाँ अगला डिविजिबिलिटी रूल है वो है 16 का। 16 का डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता का नियम जो कहता है वो ये कहता है कि लास्ट 4 डिजिट, ये पावर से हम डिजिट देख रहे हैं, लास्ट 4 डिजिट वो डिवाइड बाय होना चाहिए 16 होना है। ऐसे फिर नंबर्स को देखेंगे और अंतिम के 4 डिजिट कुछ भी नंबर को ऐसे होता, जब वाई जेड ये होता, यही 4 के 4 उठाते और 16 से डिवाइड करते, देख लेते अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा। ऐसे फिर 32 में आता, 32 के लास्ट के 5 डिजिट जो है, लास्ट 5 डिजिट जो है डिवाइड होने चाहिए थे 32 से, और ये 32 के डिविजिबिलिटी रूल में आ जाता। आगे का 2 4 8 16 32 तक हमने देख लिया। ऐसे 64 भी होता, कुछ भी पूछे इसी तरीके से हम लोगों को फॉलो करना था। अगर वो 2 के मल्टीपल में है तो सिर्फ और सिर्फ 2 के घात में है तो, ऐसा नहीं है 2 है फिर उसमें 3 भी इंक्लूड हो गया तो हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ अगर 2 के मल्टीपल में है तो यही फॉलो करना है, हमको यही देखना है। चलो फिर से बहुत ही प्यारे प्यारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। अब वो आते हैं 5 के डिविजिबिलिटी रूल। 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही कहता है, अगर हम लोग 5 लिखें, इसको भी गुणोत्तर श्रेणी में लिखते हैं, 25 लिखें, 125 625 ऐसे करके लिखते हैं। अब 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1, 25 को 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, और इसको हम लोग 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। और जैसा कि हमने 2 के डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि पावर हम इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पे इसको हम डिजिट निर्धारित कर रहे हैं, तो लास्ट वन डिजिट का मतलब होता है अंतिम जो होता अंक, तो इसको बोलते हैं हम लोग अंक। डिजिट का मतलब होता है अंक, अंतिम एक अंक वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, और इसका मतलब होता है लास्ट 2 डिजिट वो 25 से डिवाइड होना चाहिए, 25 से डिवाइड होना चाहिए। और इसका मतलब ये है लास्ट के 3 डिजिट जो है ना वो 125 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे कि हम मान लेते हैं कोई भी नंबर्स ले लेते हैं, हमने जैसे कि ले लिया 6 2 5 और इसको बोले बताओ तो 5 से है कि नहीं, वैसे कि बहुत छोटा नंबर है, हर किसी को पता है कि 5 से डिवाइड हो जाता है। अंतिम डिजिट लेंगे 5 और 5 से डिवाइड। एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं
32, 25, 75। और इसको देखेंगे हम लोग, पूछ ले कि ये 25 से डिवाइड है कि नहीं। 25 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट का मतलब 75 देखेंगे, ये 25 से हम लोग डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे 25 से 75 हम लोग अगर डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड हो रहा है, मतलब ये संख्या जो है 25 से डिवाइड है, ये संख्या 25 से डिवाइड है। ऐसे 625 में भी लास्ट के 4 डिजिट देख लेंगे, लास्ट के 4, ओह ये वाला छूट गया, 125। इसे 125 को देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट मतलब अंक, लास्ट के 3 अंक देखेंगे और अंक को अगर 125 से वो तीनों अंक 125 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये की पूरी संख्या जो है वो 125 से डिवाइड होगा, पूरी की पूरी संख्या 125 से डिवाइड होगा। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, यहाँ तक उम्मीद करते हैं हम लोगों को बातें समझ में आई होगी। और आप लोग अपना एक्सप्रेशन दीजिए कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ और स्लो पढ़ाना है, कैसा है ये जरूर बताइएगा। आगे का भी डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। टाइम क्या हो रहा है? हम लोग इसको यहाँ पे आज समाप्त करते हैं, यहीं तक आज पढ़ते हैं। आगे का टॉपिक जो है डिविजिबिलिटी रूल में है 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 11, 12, 37, 1001 ऐसे हैं नंबर्स जिनके 6 है, 3 है, 9 है, ये भी बचे हुए हैं, सबका बताऊंगा कल। मैं ये बताऊंगा ये नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल मैं कल ही बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अब अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे आपको डेली के डेली हमारे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी।